नमस्कार, मैं जनवक्ता शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन को घेरने के लिए भारत तमाम कोशिशें कर रहा है और उसी के तहत आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिकी रक्षा मंत्री मार्क टी एस्पर से फ़ोन पर बात की और उसके बाद दोनों देशों के बीच में जो डेवलपमेंट चल रहा है, जो एक दूसरे के साथ दोस्ती चल रही है, उसको और ज़्यादा मजबूत करने की बात की। साथ ही साथ रक्षा मामलों को लेकर काफ़ी लंबी बातचीत हुई। इसके बाद दूसरी खबर यह थी कि चीन के साथ जो भारत का सीमा को लेकर बातचीत चल रही है, उसके बाद भी आज विदेश मंत्रालय का बयान आया और जिस तरीके से चीन के साथ बातचीत हुई है और उससे पहले भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और वांग यी के बीच बातचीत हुई थी, जिस बातचीत के बाद ये तय हुआ था कि दोनों देशों के बीच में जो भी सीमा विवाद है उसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाएगा, लेकिन उसमें चीन को सबसे पहले अपनी सेनाओं को पीछे हटाना पड़ेगा। जो पहले से एग्रीमेंट है उसके तहत चलना पड़ेगा। उसी पर आज फिर से बातचीत हुई और WMCC करके एक जो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन है इंडो चाइना बॉर्डर के लिए, उसके तहत काफ़ी चर्चा हुई और जो इस तरीके की शांति बनाए रखने के लिए आगे स्टेप उठाए जाने हैं, उसके लिए आगे मीटिंग में सब कुछ तय हुआ है। उसके बाद एक और बड़ी खबर ये थी कि यूएस ने जिस तरीके से चीन के खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है, जापान को उसने F-35 विमान देने का एक बड़ा सौदा किया है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के साथ एक संयुक्त मोर्चा बनाने की तैयारी चल रही है। फिर भारत के ने भी अब साउथ चाइना सी में अपना नेविगेशन का प्रोग्राम आगे बढ़ाने के लिए हामी भर दी है। इसके बाद चीन पूरी तरीके से तिलमिलाया हुआ है, बौखलाया हुआ है और चीन को अमेरिका जिस तरीके से एक के बाद एक झटका दे रहा है, उसके बाद एक तरफ चीनी मीडिया भारत की खुशामद करने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ चीन के राजदूत सन विडोंग ने भी इसी तरीके की बात की है और ये कहने की कोशिश की है कि भारत और चीन के बीच में जो रिश्ते हैं वो आज के नहीं हैं, बल्कि 2000 साल पुराने ये रिश्ते हैं। इसलिए भारत और चीन को एक दूसरे का प्रतिद्वंदी होने की बजाय एक दूसरे का भागीदार बनने की जरूरत है। दोनों के बीच में संघर्ष की बजाय शांति को लाया जाना चाहिए और दोनों को ही एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी अन्य के भड़कावे में आकर एक दूसरे के खिलाफ बोलना या कुछ करना चाहिए। सन विडोंग का ये जो बयान है ये सीधे तौर पर दिखाता है कि चीन अब किस तरीके से घुटनों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वही चीन है जो कल तक ये कह रहा था कि गलवान घाटी हमारी है और हमारी जो ज़मीनें हैं उस पर भारतीय सेना ने अतिक्रमण किया है। लेकिन आज की जो वीडियो जारी की सन विडोंग ने अपने यूट्यूब चैनल पर, उसमें यह भी स्पष्ट किया कि गलवान घाटी में जो कुछ हुआ था, 15 जून को जो संघर्ष हुआ था, उसमें कई लोग हताहत हुए थे और उस स्थिति को भारत भी कभी दोहराना नहीं चाहेगा और चीन भी नहीं दोहराना चाहेगा। यानी कि पहली बार चीन की तरफ से ये माना गया कि हाँ, गलवान घाटी में संघर्ष हुआ था और उसमें दोनों तरफ के सैनिक हताहत हुए थे। अब तक चीन ये कहने की कोशिश कर रहा था कि उसकी तरफ से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ग्लोबल टाइम्स जो कि एक प्रोपेगेंडा अखबार है चीनी सरकार का, वो पहले ही दिन कह चुका था और बाद में उस पत्रकार को बर्खास्त भी किया गया था। लेकिन ग्लोबल टाइम्स ने कुछ और बातें भी कही। उसने ये कहने की कोशिश की भारत और चीन के जो संबंध है वो ज़्यादा मजबूत है, ज़्यादा आर्थिक तौर पर रिजल्ट देने वाले हैं, जबकि भारत को अमेरिका भड़काने की कोशिश कर रहा है और अमेरिका जिस तरीके से भारत को चीन के खिलाफ भड़का रहा है, उसी तरीके से अन्य देशों को भड़काकर भी वो फायदा उठा लेना चाहता है। जबकि भारत में चीन की कंपनियां अगर कारोबार करती थी, खासकर जो एप्स बैन हुए उसको लेकर उन्होंने ये बात कही है, उससे भारत में रोजगार पैदा हो रहे थे, अवसर पैदा हो रहे थे और भारत को आर्थिक रूप से फायदा हो रहा था। लेकिन अब भारत ने जो स्टेप उठाए हैं उससे भारत को भी नुकसान हो रहा है और चीन को भी नुकसान हो रहा है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए ग्लोबल टाइम्स ने यहाँ तक कह दिया कि जो अमेरिका है और अमेरिका के जो विदेश मंत्री माइक पोम्पियो हैं वो तो इतने ज़्यादा उतावले हो रहे हैं, इतने ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं कि वो भारत से भी ज़्यादा आगे बढ़ गए। भारत ने भी गलवान में जो संघर्ष हुआ था, गलवान में जो विवाद हुआ था, उसको आक्रामक नहीं कहा था, लेकिन माइक पोम्पियो ये कह चुके हैं कि ये बहुत ही ज़्यादा आक्रामक कार्रवाई थी चीन की तरफ से। उन्हें अपने मामलों में ही लिप्त रहना चाहिए, भारत और चीन के बीच में ज़्यादा टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है।
चीन दरअसल ये समझता है कि भारत आज जिस तरीके से चीन को जवाब दे रहा है उसके पीछे अमेरिका है, अमेरिका चीन को भड़का रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका चीन की मुस्कें कसने की तैयारी बहुत पहले से चल रहा है। अमेरिका ने दोबारा से एटम बम बनाने का अपना जो साउथ कैरोलिना की फैक्ट्री है उसको शुरू करने का ऐलान किया है और 70,000 करोड़ की लागत से वो फिर से एटम बम बनाना शुरू कर रहा है। ये इसका झटका चीन को लगा है। वहीं दूसरी तरफ जापान को जिस तरीके से अमेरिका F-35 विमान दे रहा है जो कि बहुत ही मारक क्षमता वाला विमान है और चीन के धज्जियां उड़ा सकता है, उससे भी चीन बौखलाया हुआ है। दूसरी तरफ अमेरिका ने जिस तरीके से बीगर मुसलमानों को लेकर चीन के एक बड़े अधिकारी जो शीजियांग प्रांत का काफ़ी बड़ा अधिकारी है उसको ऊपर बैन लगा दिया है, उसको रेड जोन में डाल दिया है। उसके बाद हांगकांग को लेकर जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के बीच में जो प्रत्यर्पण की संधि थी अब ऑस्ट्रेलिया उसको खत्म कर रहा है और किसी भी हालत में उस संधि को नहीं मानेगा। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने यह भी कहा कि अगर हांगकांग के लोग ऑस्ट्रेलिया में आकर रोजगार करना चाहते हैं, वहाँ बसना चाहते हैं तो वो उनका स्वागत करता है। इसको लेकर भी चीन ने बयान दिया और चीन ने यह कहा है कि ऑस्ट्रेलिया का ये बयान या ये जो कार्रवाई है वो अपने पैरों पर पत्थर मारने के जैसी है, यानी कि अपना ही नुकसान करने वाली है। और इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया को चीन की तरफ से काफ़ी बार धमकाया गया है। जब ऑस्ट्रेलिया ने WHO में चीन का विरोध किया था तो चीन ने ऑस्ट्रेलिया को अमेरिका का पालतू कुत्ता कह दिया था। लेकिन स्कॉट मॉरिसन जिस तरीके से अमेरिका के साथ संबंध बढ़ा रहे हैं, भारत के साथ भी उन्होंने बातचीत की और एक दूसरे के सहयोग को उन्होंने आगे बढ़ाने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया ने US जो मराइन कमांडो हैं उनको लिया है और उनके माध्यम से अपनी सुरक्षा को मजबूत बनाया है। उसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर महाअभ्यास कर रहा है अपनी नेवी के द्वारा, उसके दो बड़े जो US एयरक्राफ्ट कैरियर है, चाहे USS निमित्ज हो या USS रोनाल्ड रेगन हो, वो दोनों के दोनों न्यूक्लियर पावर से लैस होकर साउथ चाइना सी में डटे हुए हैं और चीन की धमकी के बावजूद चीन के आगे नहीं झुक रहे हैं। और अमेरिका ने चीन को स्पष्ट कर दिया था कि अगर वो मिसाइल की धमकी देता है तो हमारे दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी वही है, अगर चीन कुछ कर सकता है तो करके दिखाए। लेकिन चीन को एक और बड़ा झटका तब लगा जब आज उसका एक रॉकेट जो 2 सैटेलाइट को लॉन्च कर रहा था वो ध्वस्त हो गया, उसमें विस्फोट हो गया और दोनों सैटेलाइट भी उसके खत्म हो गए। इससे पहले इसी साल चीन के 3 सैटेलाइट इसको मिलाकर 2 और पहले एक तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं, उनमें विस्फोट हो चुका है, वो फेल हो चुके हैं और ये चीन को बहुत बड़ा झटका है। पिछले कई महीनों में चीन की कोशिश थी कि वो 18 बार लॉन्चिंग करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन बार बार उसको मुंह की खानी पड़ती है और इससे चीन को झटका इसलिए भी लग रहा है क्योंकि चीन ये चाहता था कि वो लॉन्चिंग के मामले में भारत को टक्कर दे पाए, क्योंकि आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा लॉन्चिंग पैड है। सैटेलाइट लॉन्च करने के मामले में भारत आज दुनिया का अग्रणी देश बना हुआ है और चीन ये चाहता था कि वो अपने यहाँ से लॉन्चिंग के द्वारा भारत को कड़ी चुनौती दे सकता है। लेकिन जिस तरीके से चीन के लॉन्चिंग पैड और लॉन्चिंग रॉकेट फेल हो रहे हैं उसके बाद चीन को मुंह की खानी पड़ रही है और जो देश चीन के सेवाएं लेने की सोच रहे थे वो अब पीछे हटते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिस तरीके से अभी पिछले महीने जब चीन ने इसी तरीके की लॉन्चिंग करने की कोशिश की थी तब इंडोनेशिया का एक बड़ा सैटेलाइट उसमें ध्वस्त हो गया था और आज भी जिस तरीके से 2 सैटेलाइट ध्वस्त हुए हैं उससे चीन को तगड़ा झटका लगा है। ये झटका न केवल साख को लेकर है बल्कि आर्थिक रूप से भी इसमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि जो लॉन्चिंग रॉकेट होता है उसकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है और उसको लेकर तमाम प्रोग्राम बनाया जाता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है और वो अगर इस तरीके से फेल हो जाता है तो कई तरीके से झटका लगता है उस देश को। और इस तरीके से झटके पे झटके लग रहे हैं चीन को, चाहे वो सामरिक मामला हो या आर्थिक मामला हो, सीमा का मामला हो या फिर कूटनीतिक स्तर का मामला हो, हर तरफ से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है चीन। और यही वजह है कि चीन का राजदूत अब शांति के गीत लापता हुआ दिखाई दे रहा है। चीन का प्रोपेगेंडा अखबार ग्लोबल टाइम्स ये कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि भारत और चीन के बीच में मधुर रिश्ते ही दोनों देशों की तरक्की का सबसे बड़ा प्रमाण हो सकते हैं। दोनों देशों को संघर्ष के बजाय शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, दोनों देशों को प्रतिस्पर्धा के बजाय भागीदारी का रास्ता अपनाना चाहिए, ये कहना है चीनी राजदूत सन वीडोंग का। तो अब
सीधे तौर पर उन लोगों को भी जवाब मिल गया होगा जो भारत में रहते हुए, भारत की खाते हुए और भारत के सीमाओं में आराम से ज़िंदगी गुजारते हुए भी भारत सरकार पर सवाल उठा रहे थे, भारतीय सेना पर सवाल उठा रहे थे और ये पूछ रहे थे कि चीन ने हमारी कितने किलोमीटर ज़मीनों पर कब्जा किया है। और इसमें एच.एस. पनाग नाम का भारतीय सेना का एक पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल भी शामिल था और कांग्रेस तो पूरी की पूरी इसमें शामिल थी। सोनिया से लेकर राहुल तक, प्रियंका से लेकर चिदम्बरम तक, सिब्बल से लेकर मनीष तिवारी तक और दिग्विजय सिंह से लेकर अभिषेक मनु सिंघवी और जो तमाम रणदीप सुरजेवाला जैसे लोग भी इस पर सवाल पूछ रहे थे, जबकि दूसरी पार्टियां इस पूरे मामले में भारत सरकार के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें पता था कि भारतीय सेना किसी के आगे झुक नहीं सकती है। अपनी 1 इंच जमीन को भी आज की डेट में भारतीय सेना किसी को नहीं दे सकती है, लेकिन उसके बावजूद ये लोग प्रोपेगेंडा चला रहे थे। और आज की जो बातचीत और आज की जो खबरें हैं उसके बाद उन्हें समझ लेना चाहिए कि भारत ने जो कुछ चीन के साथ संघर्ष में किया है उसकी तारीफ तो अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस सभी देश कर रहे हैं। और इसी को लेकर अमेरिका के एक बड़े सीनेटर रिपब्लिकन पार्टी के जॉन कैनेडी ने भी कहा कि हमें गर्व है कि भारत ने एलएसी के ऊपर चीन को करारा जवाब दिया है और चीन की अतिक्रमणकारी नीतियों का इससे ज़्यादा बेहतर कोई जवाब हो नहीं सकता था। इसको भारत के खासकर कांग्रेस पार्टी के लोगों को भी समझने की जरूरत है। जय हिंद, जय भारत।